स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। यह शो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हमारी कहानियां और किरदार पूरी तरह से लेखक के कल्पनाशील विचारों की निर्मित हैं। यदि कोई कहानी या घटना वास्तविक जीवन से मेल खाती है तो इसे केवल एक संयोग माना जाएगा। काली रात के साए में लिपटी हुई एक पुरानी कोठी जो मानो अतीत के गहरे रहस्यों को समेटे खड़ी थी। पुरानी दीवारों से झांकती दरारें और छत से झूलते जाले इस बात का प्रमाण थे कि यहां समय ने अपने काले पंजों की छाप छोड़ी है। हवा में सीलन की गंध थी और कोठी के हर कोने से ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य आंखें हर आने जाने वाले को घूर रही हों। रमाकांत के निधन के कई साल बाद उनके पोते सुमित ने पहली बार उस कोठी में कदम रखने का फैसला किया। ये कोठी कभी उनके परिवार की शान हुआ करती थी, लेकिन अब एक खौफनाक और वीरान जगह बन चुकी थी। ये वही कोठी थी जहां सुमित के माता पिता की मौत अज्ञात बीमारी के चलते हुई थी। उनकी मृत्यु के लगभग 2 साल बाद सुमित के दादाजी रमाकांत भी ठीक उसी तरह संदिग्ध परिस्थितियों में चल बसे। उन तीनों के शरीर पूरी तरह से सूख गए थे। उस वक्त सुमित अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली के प्रख्यात विद्यालय से पूरी कर रहा था, इसीलिए तब वह इन घटनाओं के पीछे के गहरे रहस्यों को ठीक से समझ नहीं पाया और दिल्ली वापस चला गया था। लेकिन उसके माता पिता और दादाजी रमाकांत के रहस्यमय अंत ने उसके मन में कई अनुत्तरित सवाल छोड़ दिए थे। उन दिनों की यादें समय के साथ धुंधली तो हो गई थीं, लेकिन पूरी तरह मिट नहीं पाईं, क्योंकि गांव वालों के बीच कोठी को लेकर कई किस्से प्रचलित थे। कुछ ने कहा कि वहां रमाकांत की आत्मा भटकती है, तो कुछ का मानना था कि कोठी अब किसी शक्ति का अड्डा बन चुकी है। सुमित, जो कभी इन बातों को अंधविश्वास समझता था, अब खुद को इन रहस्यों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए मजबूर महसूस कर रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि वह इस काले सच से हमेशा नहीं भाग सकता। क्या होगा अगर मैं वापस गया? क्या कोठी आज भी वैसी ही है? सुमित के मन में डर और जिज्ञासा दोनों चल रहे थे। वह आखिरकार तय कर चुका था। उसने अपना सामान पैक किया और कई वर्षों के बाद लालगंज लौटने का फैसला किया। इस बार वह सिर्फ कोठी तक जाने के लिए नहीं, बल्कि वहां के अंधेरे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए तैयार था। सुमित लालगंज गांव पहुंचा। उसकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगी। उसकी आलीशान कोठी अब खंडहर सी लगने लगी थी। पुरानी दीवारों पर जमी काई, टूटी हुई खिड़कियां और सन्नाटे का अजीब सा एहसास उसे बेचैन कर रहा था। कोठी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां समय ठहर गया हो। सुमित कोठी के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। उसने झिझकते हुए किवाड़ पर लगी भारी कुंडी खटखटाई और आवाज दी, कोई है? दरवाजा चरमराते हुए खुला और भीतर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 साल होगी, बाहर आया। ये भोला था, जो कोठी में रहने वाला इकलौता जीवित इंसान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। साहब, आप आ गए, भोला ने धीमे स्वर में कहा। सुमित ने अपने भीतर उठते सवालों को दबाते हुए कोठी के अंदर कदम रखा। उसे महसूस हो रहा था कि यह यात्रा केवल अतीत के रहस्यों को जानने की नहीं, बल्कि कुछ और भयानक सच्चाई से सामना करने की शुरुआत थी। सुमित के पहुंचने पर भोला ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन सुमित ने तुरंत महसूस किया कि भोला के व्यवहार में कुछ असामान्य है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी छिपे हुए रहस्य को बयां करने के लिए बेताब हों। सुमित ने गांव वालों से बातचीत के दौरान जाना कि भोला अक्सर अलौकिक शक्तियों के बारे में बातें करता रहता था, मानो जैसे कोई काला जादू हो, और अक्सर अकेले बड़बड़ाता रहता। ये सब सुमित को विचलित कर गया। भोला के इस विचित्र और रहस्यमय व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए सुमित ने भारी मन से कोठी के भीतर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोठी की पुरानी दीवारें उसे घूर रही हों।
जगह जगह से जर्जर लकड़ी का फर्श उसके हर कदम पर चीखता हुआ गूंज रहा था और उस सन्नाटे में यह आवाजें डरावनी प्रतिध्वनि बनकर पूरे घर में फैल रही थीं। सुमित के दिल में एक अनजाना सा भय जन्म लेने लगा, लेकिन उसे पता था कि यही वह जगह है जहां उसे अपने सवालों के जवाब तलाशने थे। भोला ने सुमित के चेहरे पर हल्की परेशानी और झिझक को भांपते हुए सुमित का सूटकेस उसके कमरे तक पहुंचाया और खाने की तैयारी में जुट गया। दूसरी ओर सुमित भी अपनी चीजों को जमाने में लग गया और कब रात हुई उसे पता ही नहीं चला। उधर भोला ने मालिक के आने की खुशी में आज मांस पकाया था। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले 2 दिन इसी तरह बीत गए। इस दौरान सुमित ने गौर किया कि भोला का व्यवहार दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। भोला अक्सर अकेले खिड़की के पास खड़ा होकर बगीचे की ओर देखता रहता और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान रहती। कभी कभी भोजन करते समय वह सामने की ओर देखकर किसी अदृश्य व्यक्ति से बातचीत करता, मानो वहां कोई उसके साथ बैठा हो, पर हकीकत में वहां कोई नहीं होता था। भोला का यह अजीब व्यवहार सुमित को बेचैन करने लगा था। कोठी का रहस्यमय माहौल और भोला की रहस्यमयी हरकतें एक ऐसी गुत्थी बुन रही थीं जिसे सुमित अनदेखा नहीं कर सकता था। एक रात जब सुमित अपने कमरे में बैठा था, उसे गलियारों से किसी के कदमों की धीमी और रहस्यमय आहट सुनाई दी। आवाज बार बार आती और जाती, मानो कोई धीमे कदमों से घर में घूम रहा हो। सुमित अपने कमरे से निकलकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। वहां उसने देखा कि भोला बगीचे में कुछ कर रहा था, मानो कुछ काट रहा हो, पर क्या? गहरी रात और घने अंधेरे के कारण वह साफ साफ नहीं देख सका। सुमित ने बाहर जाकर स्थिति को खुद देखने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर को कंपा गया। उस ठंड ने उसकी हिम्मत को झकझोर दिया और वह वापस अपने कमरे में लौट आया। भोला का अजीब व्यवहार अब सुमित की बेचैनी को बढ़ाने लगा था। उसने देखा कि भोला हर दिन एक पुराने और धूल से सने संदूक को खोलता और उसमें झांकता। संदूक में क्या था यह सुमित कभी देख नहीं पाया, लेकिन हर बार संदूक के पास से उठने वाली सड़ी गली गंध पूरे माहौल को असहज और डरावना बना देती थी। भोला के इस रहस्यमय व्यवहार और कोठी के अजीब माहौल ने सुमित के मन में डर और सवालों का एक जाल बुन दिया था। वह जानता था कि इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उसे अपनी हिम्मत और धैर्य दोनों को मजबूत करना होगा। एक रात ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। तेज सर्द की वजह से कोठी की खिड़कियों पर हल्की हल्की ओस जमा हो गई थी, जो बाहर की हर चीज को धुंधला और अदृश्य बना रही थी। कोठी के भीतर का माहौल भी उतना ही ठंडा और रहस्यमय था। सुमित अपने कमरे में बैठा इस अजीब जगह के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने अपने कमरे के बाहर से धीमी और गहरी हंसी की आवाज सुनी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसके दरवाजे के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हो। सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर पर काबू पाते हुए हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई भी नहीं था। केवल एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके पैरों के पास फर्श पर ताजे पानी के गीले निशान दिखाई दिए, मानो वहां से अभी अभी कोई गुजरा हो। सुमित का मन बेचैन हो उठा। उसे एहसास हो रहा था कि भोला किसी गहरे और खौफनाक रहस्य को अपने अंदर दबाए हुआ है। कोठी का सन्नाटा और इन अनहोनी घटनाओं ने सुमित को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहां कुछ भयानक और खतरनाक छिपा हुआ है। एक शाम सुमित ने साहस जुटाया और भोला से सीधे सवाल किया, भोला, तुम आखिर किससे बातें करते रहते हो? और यह संदूक, इसमें क्या है? भोला ने गहरी सांस ली और सुमित की ओर देखा। डरते हुए धीमी आवाज में उसने कहा, साहब, यह कोठी अब सिर्फ हमारी नहीं रही। रमाकांत साहब ने इसे नरभक्षियों को दे रखा है। वे अब भी यहां आते हैं हर रात। भोला की बात सुनते ही मानो सुमित का खून जम गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि भोला ऐसा कुछ कह सकता है। वह भोला को चेतावनी देते हुए बोला, तुम्हारी ये बकवास मैं नहीं सुनूंगा। सच क्या है मुझे बताओ। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुमित के मन में भी एक अजीब सा डर घर कर गया था।
उस रात सुमित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने इंतजार किया जब तक भोला गहरी नींद में नहीं चला गया। फिर चुपके से रसोई में गया और संदूक की चाबियां ढूंढ निकाली। धड़कते दिल के साथ वह संदूक के पास पहुंचा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। आखिरकार उसने कांपते हाथों से चाबियां लगाईं और संदूक का ताला खोलने के लिए आगे बढ़ा। संदूक के अंदर का दृश्य सुमित की कल्पना से भी परे थे। सड़ी गली गंध और अंदर पाए गए भयानक चीजों ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। कटे हुए इंसानी अंग, कई छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े, अधजले कागज, कुछ मुड़ तुड़ गई तस्वीरें और उन पर बने खून के अजीब चिन्ह। जहां एक तस्वीर रमाकांत की भी थी, जिसके पास एक काली डायरी रखी हुई थी। एक डायरी जिसमें रमाकांत ने अपने खौफनाक सच की कहानी दर्ज की थी। सुमित ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और वहीं खड़े होकर उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि कोठी के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां रमाकांत और भोला मिलकर अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नरभक्षियों के द्वारा मार्गदर्शन किए गए अनुष्ठान किया करते थे। इन अनुष्ठानों के लिए भोला रमाकांत के आदेश पर गांव के भोले भाले और निर्दोष लोगों को धोखे से मार देता और उनकी लाशों को कोठी के तहखाने में ले आता। वहां रमाकांत और भोला उन शवों का मांस खाते थे। नरभक्षियों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि इंसानी मांस का सेवन करने से उनके शरीर में खून की मात्रा बढ़ेगी और उनका शरीर इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि वह अलौकिक शक्तियों को आत्मसात कर पाएंगे। डायरी के शब्दों ने सुमित को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। उसमें आगे लिखा था कि भोजन के बाद रमाकांत तहखाने में जाकर नरभक्षियों का आवाहन किया करते थे। यह सिलसिला धीरे धीरे इतना भयावह हो गया कि नरभक्षियों को रमाकांत के खून की लत लग गई। अपनी इस आदत को पूरा करने के लिए रमाकांत ने इंसानी मांस और खून का सेवन करना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। अब तो भोला को भी इंसानी मांस खाने की आदत सी पड़ चुकी थी। रमाकांत और भोला ने कोठी के तहखाने में जो किया वह किसी भी इंसानी सोच से परे था। निर्दोष गांव वालों की हत्या, उनके मांस का सेवन और नरभक्षियों के साथ खून का सौदा। रमाकांत की डायरी के पन्ने पन्ने पर दर्ज सच्चाई ने सुमित के रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही सुमित डायरी के अंतिम पन्नों पर पहुंचा, उसने कुछ ऐसा पढ़ा जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। रमाकांत ने लिखा था, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा। उनकी भूख बढ़ती जा रही है। मुझे अब इन नरभक्षियों और उनकी शक्तियों से डर लगने लगा है। भोला पूरी तरह उनके वश में आ चुका है। वह अब जरूरत से ज्यादा इंसानी मांस खाने लगा है। शायद अब मेरे अपने ही हमें इन श्राप से मुक्ति दिला सकें। मैंने सुमित को कई बार लालगंज जाने के लिए पत्र लिखे, लेकिन शायद वह इस गांव में फिर कभी लौटना नहीं चाहता। संभव है कि जब तक यह डायरी सुमित तक पहुंचे, मैं इस दुनिया में न रहूं। डायरी की आखिरी पंक्तियां पढ़ते ही सुमित के हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमाकांत की बातों में छिपा दर्द और रहस्य सुमित को भीतर तक हिला चुका था। भोला ने यह डायरी इसलिए छुपा कर रखी थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सुमित के हाथ यह डायरी लगे। उसे डर था कि अगर सुमित को इन भयावह रहस्यों के बारे में पता चल गया तो वह इन बातों को सबके सामने उजागर कर देगा। ऐसा होने पर भोला की नरभक्षियों से अलौकिक शक्तियां पाने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। सुमित ने खुद को संभालते हुए वहां से भागने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अब उसे यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। और जैसे ही वह पलटा, भोला उसके सामने खड़ा था। भोला की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने सुमित को घूरते हुए कहा, कहां जा रहे हो साहब? अनुष्ठान का समय आ चुका है। रमाकांत साहब ने कहा था कि आप आओगे। आपका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। भोला की बातें सुनकर सुमित का शरीर बेजान सा हो गया। वह समझ गया था कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन भोला ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। इतनी जल्दी नहीं साहब, आपको तो अभी तहखाने की सैर करानी बाकी है, भोला ने सर्द आवाज में कहा।
सुमित ने डरते हुए अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी भोला ने उसे झपट्टा मारकर घसीटते हुए कोठी के एक पुराने दरवाजे तक ले गया। सुमित मदद की पुकार में चिल्लाया। उसकी चीखें कोठी की दीवारों में गूंज उठीं, पर अफसोस कोठी के रहस्यों ने एक बार फिर अपने शिकार को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सुमित ने खुद को भोला की गिरफ्त से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भोला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हर प्रयास नाकाम हो रहे थे। तहखाने का दरवाजा खोलते ही एक घुटी घुटी सड़न और खौफनाक ठंड ने सुमित को जकड़ लिया। नीचे एक बड़ा कमरा था, जहां दीवारों पर अजीब निशान और खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच अनुष्ठान के लिए एक पत्थर का हवन कुंड रखा हुआ था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। भोला ने सुमित से कहा, बस अब आपके खून की कुर्बानी बाकी है, फिर ये शक्तियां जागृत हो जाएंगी। इस अनुष्ठान के लिए वंश का खून बहुत मायने रखता है। अगर ये अनुष्ठान पूरा हो गया तो आप भी इन अलौकिक शक्तियों के मालिक बन जाएंगे। नरभक्षियों की शक्तियों को आत्मसात करने के लिए आपको इसी तरह इंसानी मांस का सेवन करते रहना है। भोला की यह बात सुनकर मानो सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। भोला ने बताया कि इतने दिन से जो वो मांस बड़े चाव से खा रहे थे, वो किसी इंसान का था। ये सोचकर ही उसके शरीर में घृणास्पद प्रतिक्रिया शुरू हो गई और उसने वहीं पर उल्टियां करना शुरू कर दिया। जैसे ही भोला ने सुमित को खींचते हुए अनुष्ठान के पास लाया, तभी अचानक तहखाने में जल रही मोमबत्तियां भड़क उठीं और एक साया धीरे धीरे अनुष्ठान के पास प्रकट होने लगा। वह आकृति इंसान जैसी नहीं थी, वह एक भयानक विकृत प्राणी जैसा दिखता था, जिसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके साथ ही कमरे का तापमान एक अजीब ठंडक और डरावनेपन से भर गया। साये की भारी और गूंजती हुई आवाज ने तहखाने के सन्नाटे को तोड़ दिया। तुमने मुझे क्यों बुलाया भोला? क्या तुम्हें रमाकांत के वंश का खून मिल गया? अगर तुम्हें हमारी अलौकिक शक्तियां चाहिए तो तुम्हें आखिरी बार हमें उसका खून पिलाना होगा। फिर ये सौदा तुम्हारे खून के साथ बदल जाएगा, तभी हम तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान कर पाएंगे। क्या ये रमाकांत के वंश का खून है? ये सुनते ही सुमित का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि यह वही डायरी वाला नरभक्षी पिशाच था, जिसे रमाकांत और भोला अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बुलाया करते थे। भोला ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ महाराज, ये रमाकांत के वंश का ही खून है। अगर विश्वास ना हो तो अभी इसका खून आपको पेश कर देता हूं। इसके खून से हमारा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। ये कहते हुए भोला ने बड़ी ही चालाकी से एक धारदार चाकू जेब से निकला और सुमित के हाथ पर चला दिया, जिसके निकलने वाली खून की कई बूंदें नरभक्षी के शरीर पर जा गिरी। सुमित दर्द के कारण जोर से चिल्लाया। वह जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह अगले पल इस अनुष्ठान का शिकार बन जाएगा। सुमित ने अपने अंदर छुपी सारी हिम्मत और ताकत को जुटाया और भोला को पूरी ताकत से धक्का दिया। भोला लड़खड़ाकर अनुष्ठान के पास गिर गया। सुमित ने मौका पाकर खुद को आजाद किया और दौड़ता हुआ तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नरभक्षी ने गरजते हुए भोला से कहा, मूर्ख, उसे जाने कैसे दिया? अगर ये भाग गया तो तू और यह कोठी मेरे प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। सुमित को तहखाने से निकलने के रास्ते में कई अजीब अजीब सी परछाइयां और भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही सुमित कोठी के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, बाहर की ठंडी हवा ने उसके पसीने से भीगे चेहरे को छुआ। वह लड़खड़ाते हुए कुछ दूर भागा और पास के एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके कानों में अभी भी तहखाने की भयावह आवाजें गूंज रही थीं। उसने अपने हाथ को देखा
जहां से खून अभी भी रिस रहा था। भोला का चाकू कितना गहरा घाव कर गया था, यह सोचकर सुमित का मन और अधिक डर से भर गया। लेकिन उसे खुद से ज्यादा चिंता उस रहस्यमय साये की थी जिसने उसकी पहचान अब उसके खून से कर ली थी। सुमित ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और गांव के पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वह जानता था कि उसे इस कोठी और वहां के भयानक सच को सबके सामने लाना ही होगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने पुलिस को सारी बातें बताईं। पहले तो पुलिस ने उसकी बातों को अंधविश्वास और पागलपन समझकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन सुमित के हाथ के ताजे घाव और उसकी दयनीय हालत देखकर वे जांच के लिए कोठी जाने को तैयार हो गए। पुलिस जब कोठी पहुंची तो वहां का माहौल अजीब शांत और रहस्यमय था। तहखाने का दरवाजा बंद था और अंदर कोई अनुष्ठान के निशान नहीं थे। यहां तक कि मोमबत्तियां, खून और उस नरभक्षी साये का भी कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन तहखाने में भोला की क्षत विक्षत लाश पाई गई। भोला के गर्दन वाला हिस्सा इस तरह नोच कर खाया गया था मानो किसी आदमखोर जानवर का काम हो। पुलिस ने इसे जंगली जानवर के हमले का मामला करार दिया और इस केस को बंद कर दिया। लेकिन सुमित जानता था कि यह हमला किसी जंगली जानवर का नहीं, बल्कि उसी नरभक्षी पिशाच का था। इस घटना के बाद सुमित ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वह दिल्ली लौट आया, लेकिन वह इन भयानक यादों से बच नहीं पाया। उसे बार बार वही भयानक चेहरा, वह लाल जलती आंखें और गूंजती हुई आवाज सपनों में सुनाई देती थी। एक रात जब सुमित अपने कमरे में अकेला था, उसने खिड़की पर एक हलचल सुनी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी की दो आंखें उसे ही देख रही थीं। शायद ये वही नरभक्षी पिशाच था जो उसकी आत्मा और उसके खून को अब तक तलाश रहा था। सुमित समझ गया था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोठी की साये ने उसका खून सूंघ लिया था और अब वह हमेशा उसकी तलाश में रहेगा। लेकिन सुमित ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने उस डायरी के अधूरे पन्नों को याद किया जो उसने कोठी में देखी थी। डायरी में कहीं ना कहीं उस नरभक्षी से मुक्ति का तरीका छुपा हो सकता था। क्या सुमित वापस कोठी लौटकर उस डायरी को फिर से ढूंढ पाएगा? क्या वो इस श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो पाएगा, या फिर यह साया उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देगा? क्या यह सुमित की जिंदगी का एक अधूरा अंत बनकर रह जाएगा? यह कहानी यहीं खत्म होती दिखती है, पर शायद ये इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो। आपकी रुचि और समर्थन हमारे लिए प्रेरणादायक है। यदि आप इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर हमें 20 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं तो हम निश्चित रूप से इस कहानी का दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अगर आपके पास इस कहानी से संबंधित कोई सुझाव या अपना बनाया हुआ अंत हो तो हमें जरूर बताएं। आपकी रचनात्मकता हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद। श्रोताओं, क्या आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे पॉडकास्ट को, जो लगभग सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और हाँ, अबाउट सेक्शन में दिए गए लिंक से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।